हरियाणा बोर्ड में 2022-2023 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि इस बार आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो 30 क्वेश्चन को कवर किया गया और इस 30 क्वेश्चन में से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर करना है तुम्हें, ठीक है। तो और इससे जो लिंक करते हुए या फिर जो कनेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं साथ साथ में ही बता दूंगा, तो इसको ध्यान से ज़रा समझना, ठीक है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि मैंने आंसर इसमें लिख रखा है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, जो ग्रीन कलर से शो कर रखा हमने वो आंसर्स हैं इसमें। तो अब सबसे पहले जो ये न्यूटन पर कूलम ये आया कैसे, तो मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले हमारे पास इसमें ना फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इज़ इक्वल टू में क्या, ई इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम यूनिट, फोर्स के लिए हम लिखते हैं न्यूटन, और चार्ज के लिए क्या लिखते हैं कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम जो है वो इसकी ऐसा यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब साथ ही साथ में यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसमें अगर देखोगे तो ये इसमें भी यूनिट ही पूछ रखा है इसने, बट किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसको इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो कहाँ से निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास जो कुलाम्स लॉ है, कुलाम्स लॉ क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए रिलेशन बताता है, उसमें ही हमने एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया था। क्या था वो हमारे पास फॉर्मूला कुलाम्स लॉ का, F इज़ इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये था। तो इसमें जो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट टर्म है इसको उठा करके हम इस साइड भेज देंगे एफ़ की तरफ, और यहाँ पर एफ़ को इसके नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से क्या दिखेगा तुम्हें, दो चार्ज हैं, दो चार्ज, चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर ये बना। और अगर फोर्स नीचे है तो उसके लिए हम न्यूटन यूज़ करते हैं, तो पर न्यूटन, और नीचे डिस्टेंस आर का स्क्वायर है तो पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए इसका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्या, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आते हैं तो इसको देखो, राइट ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो ऐसा यूनिट से ना जरूर क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर, इनमें से रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इनकी ऐसा यूनिट या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन सब से पूछे जा रहे हैं काफ़ी बार क्वेश्चन, तो इनको जरूर पढ़ के जाना है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, राइट ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। आप इसमें रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर, अगर कंडक्टर कहें किसी की भी बात करता है वो, तो रजिस्टिविटी सेम ही रहती है। रजिस्टिविटी यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए भी उसका जो ये रजिस्टिविटी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो ओम मीटर होती है, ये चेंज नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए ओम मीटर होती है, तो ऐसा नहीं कि कंडक्टर के लिए कुछ और होती है। रजिस्टिविटी की यूनिट दोनों के लिए सेम रहती है, बस ये नाम से कन्फ्यूज़ कर रहा है यहाँ पर, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। अब क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसमें राइट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब जो हमारे बल्ब वगैरह होते हैं उसके जो हम बोलते हैं ना, ये 10 वाट का या 50 वाट का वाट, तो वाट से ही इसे याद रखना, पावर की जो यूनिट होती है वो है वाट, ठीक है। अब उसके आगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है कि एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ध्यान दोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर हर जगह हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। और अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर जगह क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहता है, ठीक है, इसीलिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग चार्ज +2e एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल इज। अब इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता रहना चाहिए क्या, कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल कितना होता है। तो ये हमने पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा,
क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू क्या है इसमें, क्यू है इसमें चार्ज, वी क्या है चार्ज की वेलोसिटी, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसे मूव कराया जा रहा है, और थीटा क्या है एंगल, एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड दी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि हमें इसने दे रखा है क्यू, क्यू क्या है यहाँ पर 2e, हमें इस क्यू की जगह पर क्या रखना है प्लस का 2e, और एंगल क्या दे रखा है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हम रखेंगे 2e/v और साइन 30 हो जाता है 1/2। तो यहाँ पर हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा EVB। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन इससे कौन सा सही है, बी वाला करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टेशनरी चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी भी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी मतलब इस रोक के छोड़ देते हैं, वहाँ पे स्टेशनरी वो रुका हुआ है, तो फिर उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो इसका आंसर है फोर्स 0। क्यों, अभी जो हमने फॉर्मूला किया था ना F = में क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा अगर ध्यान दोगे तो वेलोसिटी क्या है उस टाइम पर, वो तो स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगर वेलोसिटी ही 0 होगी तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, इसीलिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज विल बी 0। ये ध्यान रखना, स्टेशनरी चार्ज के लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो होता है 0। अब उसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ अ वायर विद रेजिस्टेंस 5 मिली ओम। अब 5 मिली ओम ये हमें दे रखा है इसका रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं जी से। तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/r होता है। तो r की जगह हम क्या रखेंगे 5 मिली ओम, तो 1/5 मिली, मिली के लिए क्या लगाते हैं हम 10⁻³ अब -3 ऊपर अगर हम भेज देते हैं तो ये 1000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ये 200। तो 200 साइमन, हम साइमन बोल सकते हैं, पर ओम बोल सकते हैं, या महो बोल सकते हैं, ये तीनों ही इसी की ही यूनिट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 10 इसको देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में क्या कर रखा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। अब हमें जो सेल है उसका EMF दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है। अब हमें ना ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या होता है V = IR। ठीक है, अब इसमें अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें, करंट की वैल्यू निकालना चाहें, तो क्या होगा वो V/R। अब V कह लो यानी कि पोटेंशियल, या कह लो E मतलब EMF। तो यहाँ पर हम I = क्या ले सकते हैं E/R। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हम स्मॉल r ले रहे हैं। अब E की वैल्यू है क्या, E की वैल्यू है यहाँ पर 10 वोल्ट, तो E की जगह पर हमने रख दिया 10 वोल्ट, और नीचे R क्या है 0.5। 0.5 को अगर हम ऊपर करें हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, कैंसिल करो इसको तो 20 टाइम्स में चला जाएगा ये, तो 20 एम्पियर इज़ दी आंसर, 20 एम्पियर इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसको ध्यान से देखो, ये फटाफट मैं बता रहा हूँ, इनको रिवाइज जरूर करना, और हो सके तो इनकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर या तो मैं PDF भी सेंड कर दूँगा, ठीक है, मेरे पास ये पूरा पड़ा PDF, तो इसका मैं सेंड कर दूँगा, इसको ज़रूर करके जाना, ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसमें देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या करा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट I इज़ गिवन बाय। अब जो हमारा इनफाइनाइट लेंथ वाली एक वायर होती है उससे R डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमें बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, B हमने पढ़ रखा μ0/में 4π और I/A साइन φ1 प्लस में साइन φ2। अब φ1 φ2 जो होता है इन्फिनाइट वायर के केस में वो होता है 90 डिग्री, तो वहाँ पे हम 90 पुट करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला क्या हमारे पास आता है, B μ0/में 2π, ये 2π और ये I/A। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है μ0I/में 2πA। ठीक है, यहाँ 2πA की जगह यहाँ पे हम R यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे R, तो μ0I/में 2πR, तो इसीलिए ऑप्शन A सही है। अब इसी के साथ ही एक और इसी में से ही क्वेश्चन आता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।
तो जो हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये ध्यान रखना जरा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, उसमें क्या था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r, इसमें पाई नहीं लगता है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें म्यू नॉट आई अपॉन में 2r है। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय, न्यूक्लियर मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियर मॉडल बताया था। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने करी, जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड नहीं करी है, जो न्यूक्लियर मॉडल है उन्होंने भी रदरफोर्ड नहीं दिया था। और जो यहाँ पर प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड नहीं की थी। और हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जेम्स चैडविक ने, ठीक है, तो ये 3 नाम तुम्हें याद रहने चाहिए। इसके साथ ही कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द एटम, एटम पर चार्ज क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, तो इसी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की माइनस 19। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, तो प्लस का होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ माइनस का 19 कूलम। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम ये 14 पे देखें तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, अभी मैंने बताया जे थॉमसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विद इक्वल मोमेंटा एंटर नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर रेशियो ऑफ रेडियाई इज। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। अब ये दोनों के दोनों का जो मोमेंटम है वो दोनों सेम मोमेंटम के साथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का रेशियो क्या आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दो, हम जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं वो होता है r इज़ इक्वल टू में एम वी अपॉन में ये क्यू बी, एम वी अपॉन में क्यू बी, जिसमें एम क्या है मास ऑफ द पार्टिकल, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्यू क्या है चार्ज और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम उसे एंटर करा रहे हैं, और आर वो रेडियस है जो वो सर्कुलर पाथ कवर करते हैं उस सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमारे पास प्रोटॉन है तो ये आ जाएगा आर पी अपॉन में आर अल्फ़ा, और ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास बेसिकली मोमेंटम को ही शो कर रहा है, तो ये हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P अपॉन में क्यू बी, ठीक है, P अपॉन में क्यू बी, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर P अपॉन में क्यू बी। अब ये किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा P और यहाँ पे छोटा सा P हम लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा इसी तरह से P अल्फ़ा और नीचे आ जाएगा यहाँ पर Q अल्फ़ा एंड इसी तरह से ये बी अल्फ़ा, क्योंकि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है तो ये वाला टर्म पहले कैंसिल, मोमेंटम भी हमें सेम दे रखा तो ये वाला टर्म कैंसिल, तो क्यू अल्फ़ा पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्यू अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्यू पी, ठीक है। अब अल्फ़ा पे चार्ज क्या होता है, अल्फ़ा पर चार्ज डबल होता है यानी कि ट्वाइस ऑफ ई, ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है सिंगल ई, तो ई से ई कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा 2:1, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो 17th क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसने, सॉरी 16th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर हैविंग सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन विच ऑफ देम विल हैविंग हायर वेलोसिटी। अब इसमें ना बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, कि जिसका मास जो होता है वो कम होता है वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, कि छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रख सकते हैं, या फिर हम इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसका भी उससे भी निकाला जा सकता है क्या। तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वैसे बताया कि हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि किसका मास ज़्यादा है उसी कंपेरिजन, क्योंकि इसने वेवलेंथ तो सेम दे रखी है तो हम मास से कंपेयर करके आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो वो जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखोगे तो एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज़ रेटेड एट 50 वाट एंड 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। अब किसी जो हम बल्ब की बात कर रहे हैं उसकी जो पावर है वो 50 वाट है और उसको जो हम वोल्टेज या पोटेंशियल दे रहे हैं वो 220 वोल्टेज के दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या कोई रिलेशन है पावर का वोल्टेज के साथ, तो हाँ एक रिलेशन हमने पढ़ रखा है, दैट इज़ P इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है, V मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट। अब V हमें गिवन है, P हमें गिवन है, तो V के इसके डिवाइड में भेज दोगे तो I की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, I इज़ इक्वल टू P अपॉन में V करके, और पावर कितना है इसमें 50 वाट और इसमें जो हमारे पास वोल्टेज है वो 220 है यानी कि 220
20. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 0.23 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आता है यहाँ पर कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं या ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है वो किस पर बेस्ड होता है, या फिर मिराज वगैरह जो है वो किस पर बेस्ड हैं। तो मिराज या ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग, ये सभी के सभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यानी TIR पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसमें ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फॉग। जैसे कि धुंध वगैरह, कोहरा वगैरह जब होता है तो उस टाइम पर कौन सी रेडिएशन का यूज़ करते हैं हम टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें इंफ्रारेड का रेडिएशंस का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आसान सा क्वेश्चन है। अब अगर इसे ध्यान दोगे तो इसमें क्या दे रखा है हमें कि गिवन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें टोटल एनर्जी दे रखा है, कितना है ये, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर दी वैल्यूज़ ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट। अब सबसे पहले तो हमें ये रिलेशन पता रहना चाहिए क्या, कि काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है किसकी, टोटल एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6। तो -13.6 यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 13.6, जो कि यहाँ पे आंसर शो कर रखा है। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस होती है, डबल होती है किसका, टोटल एनर्जी का। तो हमारे पास टोटल एनर्जी है कितनी, टोटल एनर्जी हमारे पास दे रखी है यहाँ पर ये टोटल एनर्जी हमारे पास दे रखी है यहाँ पर -13.6। अब -13.6 का डबल कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो सेल इज़ इंक्रीज्ड हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ ये इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या पोटेंशियल की हेल्प से या फ्रिक्वेंसी की हेल्प से क्या उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो तीनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तीनों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। काफ़ी बार आते हैं क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में 21 में क्या पूछा है, if the intensity of incident radiation in a photocell is increased। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होती है वो एनर्जी पर डिपेंड करती है, यानी कि जो फोटोन्स या जो हमारे पास रेडिएशन आ रहे हैं उनकी एनर्जी पर। और E = क्या होता है, एच न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी इंटेंसिटी पे। तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है वो सेम ही रहता है, रिमेन सेम या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़ मेड बाय डोपिंग। अब यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो किस तरह की डोपिंग करने से मिलता है। तो एन टाइप की हम एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में 3 खास जो नाम है हमारे पास वो याद रहने चाहिए, क्या, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, हम इनका यूज़ करके, इनकी डोपिंग करके एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन से हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम, ये 3 नाम ज़रूर याद रहने चाहिए। कौन कौन से बताया मैंने यहाँ पर, एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम, ठीक है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम अगले पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है 23rd। तो 23rd क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसने, 2 thin lenses of power +6 diopter and -2 diopter are in contact, what is the focal length of combination। अब अगर हम बात करते हैं तो 2 लेंसेज दे रखे हैं हमारे पास। पहला जो लेंस है वो है +6 डायोप्टर एंड दूसरा जो लेंस है वो है -2 डायोप्टर। अब
यहाँ पर कंबाइंड पावर कैसे फाइंड करेंगे हम, तो कंबाइंड पावर फाइंड करने के लिए P1 प्लस में P2 हम दोनों पावर्स को ऐड करेंगे सबसे पहले तो प्लस का 6 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। अब उसके साथ ही हमें उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो F इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/4। अब क्योंकि ये मीटर में होता है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो 23rd का है आंसर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रखा है, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:8। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई। अब मास नंबर और न्यूक्लियर रेडियाई में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो, तो उसे हम लिखते हैं सबसे पहले। तो जो हमारे पास ये R इज़ इक्वल टू जो न्यूक्लियर रेडियाई होता है R इज़ इक्वल टू R0 A रेज टू पावर 1/3। तो R इज़ इक्वल टू R0 A रेज टू पावर 1/3 है। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर का रेशियो हमें गिवन है 1:8 है, और उनका पूछ रहा है न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें R1/R2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं R0, ये A वाले लेंगे और यहाँ A2 की पावर 1/3। तो R0 से R0 को कैंसिल कर सकते हैं, तो A1/A2 की पावर 1/3। अब A1 में A2 का रेशियो हमें पहले से गिवन दे रखा 1/8, जिसे हम 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2। तो 1/2 यानी 1:2 इज़ द आंसर। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 न्यूक्लियर हैव मास नंबर इन द रेशियो 2:5। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज़। तो ध्यान रखना ज़रा, इसमें मास नंबर का कुछ भी रेशियो दे रखा हो, एटॉमिक रेडियस कुछ भी दे रखा हो, न्यूक्लियर डेंसिटी जो रहती है वो सभी न्यूक्लियस के लिए सेम रहती है, तो इसीलिए हम उसका जो रेशियो लेंगे वो हमेशा 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा इस चीज़ का, न्यूक्लियर डेंसिटी का जो रेशियो आता है वो 1:1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया। बैकवरल जो होती है वो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है, बैकवरल, ध्यान रखना बैकवरल। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या रखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। अब अगर ध्यान दोगे तो फोर्स बिटवीन बिटवीन चार्जेस क्या होते हैं, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1/4 कर रहे हैं, इस R की जगह पे 1/4 का स्क्वायर और कर दिया जाएगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 को हम भेज देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ F। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है 16F। ये ध्यान रखना 16 टाइम्स से, अगर हमने डिस्टेंस को 1/4 करा है तो 16 से, अगर डिस्टेंस को अगर हम हाफ़ करते तो 4 टाइम हो जाता, डिस्टेंस को हम अगर 1/3 करते तो सीधे 9 टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया 16F। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट। अब ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्योरली कैपेसिटर का केस हो या प्योरली इंडक्टर का केस हो, उस केस में पावर फैक्टर हमेशा 0 रहता है। ठीक है, अगर प्योरली रजिस्टिव का केस आ जाए तो उस केस में पावर P क्या होता है, EV इंटू में IV, ये होता है प्योरली रजिस्टिव केस में। बाकी प्योरली कैपेसिटर केस हो चाहे इंडक्टर केस हो, पावर क्या होता है यहाँ पर, पावर फैक्टर होता है 0, तो इसीलिए इसमें आंसर है 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट का हमें लॉजिक सिंबल बनाता है, तो और गेट का सिंबल कैसा होता है, तो और गेट का सिंबल हमारे पास इस तरह का होता है, इसमें हम नॉट एक ऐड कर लेते हैं इस तरह से, तो ये नॉर गेट बन जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे भी एंड गेट का भी पूछा जा सकता है, तो एंड गेट में हम पहले D बनाएंगे एंड गेट में, और उसके बाद जाकर के यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास एंड गेट का बन जाता है। तो यहाँ पर हमें बनाना है नॉर गेट का, तो नॉर गेट का सिंबल ये है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 30 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा
कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो पहले यहाँ पर हमने आंसर भी लिख रखा है। जो यहाँ पर बोरोन है, बोरोन और एक न्यूट्रॉन ये दे रखा है। तो बैलेंस करने के बाद हमें यहाँ पर हीलियम और लिथियम इस तरह से मिलता है। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर 10, ये इस वाले केस में 10 प्लस में 1, 10 प्लस में 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 11। तो यहाँ पर 7 प्लस का 4 ये भी 11 हो रहा है, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास ये वाले 5 प्लस में 0 और यहाँ पर 2 प्लस में 3 ये बैलेंस है इस केस में। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम इस तरह से इसको बैलेंस करेंगे। मोलिब्डेनम और हाइड्रोजन को हमने कंबाइन करा तो इससे हमें मोलिब्डेनम और ये टेक्नीशियम Te और ये एक न्यूट्रॉन ये हमें मिलता है इस तरह से। 94 प्लस में 2, अगर हम इनको यहाँ पर देखें 94 प्लस का 2 96 एंड 95 प्लस का 1 एक रिमेन रह जाएगा यहाँ पर। और 42 और 1 41 43 इसी में आ गया तो ये आ जाएगा 0, दैट इज़ न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक न्यूट्रॉन आया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक लिथियम आ गया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सिंपल सी इक्वेशन से बैलेंस करना होता है, हमें उसी से हमें इन एलिमेंट्स को पता करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर पढ़ के जाना, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ओके, थैंक यू।